Dear students, today I am going to tell you about the regulation of complement system. अभी तक हम complement system देख चुके हैं और उसको बहुत ही क्विकली हम रिवाइज भी कर लेते हैं. Complement system is activated in 3 pathways: classical pathway, lectin pathway, alternative pathway. ये pathway अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए काम करता है क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पे अटैक करता है. फिर लेक्टिन पाथवे है जो कि क्लासिकल पाथवे में मर्ज हो जाता है फर्स्ट स्टेज के बाद. देन ऑल्टरनेटिव पाथवे है जो ज़्यादातर अलग से ही चलता है और इनका मर्जर C3 क्लीवेज के बाद से हो जाता है. तो ये आप देख रहे हैं कि इनिशिएट एक्टिवेटर कौन है. यहाँ पे क्लासिकल पाथवे का IgG है. यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स है, मैनोज प्रोटीन, मैनोज का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ऑन द माइक्रोब्स कैन एक्टिवेट दिस पाथवे, लेक्टिन पाथवे, MBL और फिकोलिन. तो ये यहाँ पे रिकग्निशन के लिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. ऑल्टरनेटिव पाथवे में ये सीधे माइक्रोब जो है वो पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है. क्या होता है इनिशिएटिंग सीरम कंपोनेंट क्या है. यहाँ पे C1 है, यहाँ पे MBL और फिकोलिन है और यहाँ पे C3 भी है. स्टार्टिंग पॉइंट जो है इन तीनों का अलग अलग है. फिर अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पे और भी स्टेप्स हैं बट अल्टीमेटली तीनों जो आके क्या करते हैं, C3 को क्लीव करते हैं. C3 इज क्लीव्ड इनटू C3A, C3B और ये C3B के क्लीवेज के बाद एक और एंजाइम बनता है जो कि C5 को ब्रेक डाउन करता है और C5A बनता है. और C5B बड़ा फ्रैगमेंट रहता है. ये फ्रैगमेंट जाके 6 to 9 फ्रैगमेंट से जुड़ता है और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है. मेजर एक्टिविटीज़ जनरेटेड इन ऑल पाथवेज. अल्टीमेटली ऑप्सोनिन्स बनते हैं. ऑप्सोनिन्स C3B और अदर्स हैं जो कि ऑप्सोनिन्स का मतलब है कि ये इसको माइक्रोब को कोट करने वाले मॉलिक्यूल्स को जो कि सिग्नल दें इम्यून सिस्टम को कि ये फॉरेन एजेंट है, इसको क्लियरेंस की ज़रूरत है, इसको क्लियर करना है, इसको डिग्रेड करना है. तो ऐसे सब्सटेंसेस ऑप्सोनिन्स कहलाते हैं. फिर आयनोफाइलोटॉक्सिन्स जो कि इंडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं. तो इसमें C3A फैक्टर यहाँ पे दिखाया गया है. C3A और C5A आर द एनोफाइलोटॉक्सिन्स. ये इन्फ्लेमेशन के लिए काम करते हैं. एंड फाइनली किलिंग ऑफ द पैथोजन. किलिंग जो है ये लास्ट के ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है वो पैथोजन को किल करता है. ये 3 मेजर एक्टिविटीज़ हैं सारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स की. इसी बात को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स के टर्म्स में बताया गया है. C1 जो है वो C1Q, C1R और C1S से मिलके बना है. इसके बाद नेक्स्ट C4 फैक्टर अगर ये एक्टिवेट हो गया है तो ये नेक्स्ट C4 को एक्टिवेट करेगा. C4 जो है C2 को एक्टिवेट करेगा. इसी तरीके से MB लेक्टिन पाथवे, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे में मैनन बाइंडिंग लेक्टिन्स बाइंड मैनोज ऑन पैथोजन सरफेस. तो ये जो C1 की जगह पे MBL है, MBL के साथ एसोसिएटेड MASP माने कि MBL एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीज 1, MBL एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीज 2 है. ये दोनों सेरीन प्रोटीजेज हैं. सिमिलरली ये CR1 और C1R और C1S भी सेरीन प्रोटीजेज हैं जो कि C1Q पार्ट से जुड़े होते हैं. फिर इनसे ये कॉमन पाथवे आ जाता है. ये C4 को एक्टिवेट करते हैं. फिर C4 जो है C2 को एक्टिवेट करता है. ना ऑल्टरनेट पाथवे में पैथोजन सरफेस से ही
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और C3 सबसे पहले एक्टिवेट होता है, फिर फैक्टर B आता है और देन फैक्टर D आता है। अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी इन तीनों केस में जो एंजाइम बनते हैं वो C3 कन्वर्टेज कहलाते हैं। C3 कन्वर्टेज की वजह से C3 फैक्टर क्लीव होता है इंटू C3B और C3A। फिर दूसरा एक और कन्वर्टेज बनता है जो कि C5 को क्लीव करके C5A बनाता है। ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे C5 कन्वर्टेज बनता है जो कि C5A और C5B बनाता है। सिमिलरली ये सारे आगे जाके फिर एक्टिवेट करके टर्मिनल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि C5B से स्टार्ट होके 6, 7, 8 एंड 9 है। इसकी वजह से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है और कुछ पैथोजेंस और सेल्स की लाइसिस होती है। C3B डायरेक्टली भी बाइंड हो जाता है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर ऑन फैगोसाइट्स, जो इम्यून डिफेंस सिस्टम का जो फैगोसाइट है उससे, उसके पास C3B के लिए रिसेप्टर होता है और उससे डायरेक्टली बाइंड हो सकता है और इस तरह से वहाँ पे ऑप्सोनाइजेशन ऑफ पैथोजन टेक्स प्लेस एंड रिमूवल ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी तरीके से ये पार्ट दिखाया गया है। ये तीनों जो हैं ये 3 पेप्टाइड मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है और ये फैगोसाइट्स का रिक्रूटमेंट भी करते हैं। सो दिस वाज द जिस्ट ऑफ complement system. Now we will see the regulation part. What is the need of regulation of complement system? Uncontrolled complement activation can rapidly deplete complement components, leaving the host unable to defend against subsequent invasion by infectious agents. पहली नीड क्या है कि अगर हम उसको कॉम्प्लीमेंट एक बार एक्टिवेट हो गया और उसको हमने ज़रूरत के बाद रोका नहीं, एक्टिवेशन बंद नहीं किया, तो वो डिप्लीट हो जाएगा बॉडी से और फर्दर इन्फेक्शियस एजेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा। In addition, the fragments generated by complement activation, especially cleavage products of C3, 4 and 5, induce potent inflammatory responses which may damage the host. अब जितनी देर पैथोजन से प्रोटेक्शन चाहिए उतनी देर तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस ठीक है, मगर एक बार पैथोजन की लाइसिस हो गई तो अगर इन्फ्लेमेशन होता जाएगा तो फिर वो हेल्दी सेल्स का भी कर देगा जिसकी की ज़रूरत नहीं होती है। मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ that regulate complement activation are expressed on the surface of mammalian cells but not on microbial cell. Consequently, damage to the host by complement activation is generally limited compared to damage of the pathogen. अब जो ये दो खतरे हैं अपने नॉर्मल सेल्स को, उनको बचाने के लिए हमारे नेचुरल सेल्स में जो हमारे सेल्फ सेल्स हैं उनमें रेगुलेटर्स होते हैं जो कि माइक्रोबियल सेल्स में या इन्वेडर में के सेल पे नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये दोनों विंग्स जो हैं खाली माइक्रोबियल सेल्स को डैमेज करने के लिए होते हैं, लेकिन और अपने सेल से, अपने सिस्टम से हेल्प लेने के लिए होते हैं कि माइक्रोबियल सेल्स को बॉडी से हटाया जाए। लेकिन चूँकि मैमेलियन सेल्स खुद कुछ ऐसे फैक्टर्स रखता है जो कि इस एक्टिवेशन को डैम्पन करे, कम करे, ख़त्म करें, तो वो मैमेलियन सिस्टम खुद इसके एक्टिवेशन से बचा रहता है, एक्टिवेशन मीडिएटेड डैमेज से बचा रहता है। तो अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट डिफेंस हमें देता है बाय किलिंग माइक्रोब, और ये केपेबल है मैमेलियन सेल को भी किल करने के लिए, लेकिन मैमेलियन सेल खुद ब खुद अपने से, उसके पास अपनी आर्मरी है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बचने की। तो उसको हम देखते हैं कि आगे कैसे चलता है। Thus, complement regulators are important for preventing host cell damage and inappropriate removal of
modified self cells. Complement dysregulation is known to be involved in several autoimmune diseases. अगर complement system का ये रेगुलेशन हमारे सिस्टम में नहीं होता है तो डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ेस होने की पॉसिबिलिटी होती है ना। C1q मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से गुलदस्ते की तरह होता है, आप देख रहे हैं। ये मैंने कोशिश की है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में जैसा दिखता है वैसा बनाने की। तो C1q मॉलिक्यूल है जिसके स्टॉक रीजन से यहाँ से ये C1s और C1r दो मॉलिक्यूल इसमें जुड़े हुए हैं। दिस इज़ वन मॉलिक्यूल। इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। 6 सब यूनिट्स होती हैं। ईच सब यूनिट कंटेन्स 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 18 इन होल molecule. Receptors for FC region of IgG, IgM are in globular heads. इन globular heads में ये immunoglobulin के FC region के लिए receptor contain करते हैं। The connecting stalk contains collagen like triplet helix. यहाँ पे triplet helix है। One complete C1 molecule में 2 C1r और 2 C1s molecules attached रहते हैं। and these are positioned within the ring. अगर ring like आप सोचिए तो उसमें वहाँ पे वो present रहते हैं। The catalytic heads of C1r and S are closely opposed and conformational change induced in C1q following the binding to complexed IgG causes mutual activation cleavage of 2CR and 2C1s molecules. Cohesion of entire process is calcium dependent. तो ये इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर को मतलब कॉम्प्लीमेंट के C1 को जहाँ से कि क्लासिकल पाथवे का स्टार्ट होता है एक्टिवेशन का, उस मॉलिक्यूल को कैसे हमारी बॉडी इनहिबिट करती है। तो उसके लिए C1 इनहिबिटर होता है। C1 इनहिबिटर जो है सर्पिन G1 वैरायटी का है। 105 किलो डाल्टन inhibitor which functions as a major anti-inflammatory protein in the body. It has its effects via inhibition of proteases of the complement system and contact system of coagulation, as well as several direct effects mediated by its unique highly glycosylated N-terminal domain. हम इसके स्ट्रक्चर में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हम इसके फंक्शन पे फंक्शन देखते हैं कि कैसा होता है। C1q का स्ट्रक्चर ये है, या यहाँ पे ये दिखाया गया है। ये C1q है पूरा मॉलिक्यूल, उसमें C1r और C1s के दो मॉलिक्यूल्स हैं। और C1q बाइंडिंग टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट्स C1r एंड C1s। ये जब बाइंड करता है माइक्रोव पे, ये एंटीबॉडीज़ बाउंड है और उस पे फिर ये आके ये मॉलिक्यूल आके जुड़ जाता है, क्योंकि हमने कहा था ये ग्लोबुलर हेड्स हैं। यहाँ पे IgG के लिए इसमें रिसेप्टर्स हैं। तो इस रिसेप्टर से ये यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अटैच हो गया। इसके मॉलिक्यूल के अटैच होने से कन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये एक्टिवेट होता है C1r, और ये जो है ये एक तो ऑटो एक्टिवेशन करने लगता है, खुद को और एक्टिवेट करता है और मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है, और इसी तरीके से C1s को भी एक्टिवेट करता है। तो एक ऑटो एक्टिवेशन हुआ प्लस वो दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो एक प्रोटीएज बनाता है जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के नेक्स्ट फैक्टर को
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में तो C4 मॉलिक्यूल है जिसको कि ये एक्टिवेट करता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, बट अगर ये C1 इनहिबिटर प्रेजेंट है तो वो C1R और C1S से बाइंड कर लेता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये असेंबली कुछ नहीं कर पाती है, और ये जब प्रोटीजेज ही नहीं बने, प्रोटीजेज की वजह से आगे C4 फैक्टर क्लीव नहीं हुआ, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन बंद हो जाता है। MBL भी इसी तरीके का दिखता है, यही स्ट्रक्चर होता है, और उसमें MASP1 और MASP2 आपस में जुड़े होते हैं, वो भी सेरीन प्रोटीजेस होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं जबकि माइक्रोब सरफेस पे MBL मॉलिक्यूल अटैच होता है, और इसी तरीके से एक्टिविटी होती है। तो जो एक्टिव प्रोटीज है वो C4 को क्लीव करता है, इसलिए यहाँ पे फिर अगेन इस तरह से C1 इनहिबिटर आके MASP1 और MASP2 से अटैच हो जाता है, और MBL की असेंबली फर्दर काम नहीं कर पाती है। It is written here C1 inhibitor plus MASP1 and MASP2, no activation, C1 inhibitor plus C1R C1S, यहाँ पे ये डिसोशिएट हो जाते हैं फ्रॉम Q1 C1Q से, और एक्टिवेशन रुक जाता है। ये दोनों सिमिलरली इनहिबिट होते हैं, एंड ऑल्टरनेटिव पाथवे का C3 कन्वर्टेज is C3BBB, वो भी इनहिबिट होता है इस इनहिबिटर से, और ऑल्टरनेटिव पाथवे से भी एक्टिवेशन बंद हो जाता है। एंड एज आई सेड बिफोर दैट when there is no need of activation, and this C1 inhibitor blocks or inactivates complement activation at the very first stage of all three pathways. Now, fluid phase and cell surface regulators of the C3 convertase. C3 convertase अब आगे देखते हैं कि क्लासिकल पाथवे में C3 कन्वर्टेज क्या है और अल्टरनेटिव पाथवे में क्या है। तो C3 कन्वर्टेज और क्लासिकल पाथवे में C4B C2A है। ये कन्वर्टेज, ये एंजाइम है जो कि आगे जाके C3 को क्लीव करने वाला है। तो इस तरह का अगर हम कहें कि ये दिख रहा है, ये माइक्रोब सरफेस पे अटैच्ड है, और मेमेलियन सरफेस पे अगर अटैच्ड है तो यहाँ पे CR1 MCP DAF एंड C4 बाइंडिंग प्रोटीन्स 4 हैं जो इस पे काम करती हैं। CR1 क्या है? सेल सरफेस कंपोनेंट complement receptor 1. MCP is membrane cofactor protein, और C4 बाइंडिंग प्रोटीन इज क्लियर। तो ये तीन जो हैं दीज आर कोफैक्टर्स ऑफ फैक्टर I, और ये जो चौथा है DAF decay accelerating factor, this is widely distributed on cell surfaces. तो ये कोफैक्टर तो नहीं है फैक्टर I का, बट इट इज़ केपेबल ऑफ डिसोशिएटिंग C4B to A। तो ये जो DAF है इसने इसको क्लीव कर दिया, ये C2A जो है ये निकल गया। अब फैक्टर I का काम बचा, जो कि जिसके लिए कोफैक्टर्स ये दोनों और ये तीन है, ये तीनों मिल के फिर इसको फर्दर क्लीव करते हैं इनटू IC4B में। IC4B इज फर्दर क्लीव्ड into 4C and 4D. 4D remains attached at the cell surface. अब क्या है? ये do not continue complement cascade, do not have biological activity, ये बिल्कुल useless product में convert कर देता है।
फैक्टर आई कहाँ से आया? ये सीरम पूल में। तो कुछ फैक्टर्स मेम्ब्रेन बाउंड है, कुछ फैक्टर्स सीरम पूल में से आ गए। सेम इज डिपिक्टेड हियर। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन व्हेन कॉम्प्लीमेंट इज एक्टिवेटेड। ये C4b 2b एंजाइम है C3 कन्वर्टेज का, जो C3 को क्लीव करता है। C3b इससे अटैच हो जाता है और C3a निकल जाता है। अब अगर हमारे पास ये मेमेलियन सेल सरफेस है, तो DAF होगा, C4 बाइंडिंग प्रोटीन होगा, CR1 होगा। ये 2b को अलग कर देंगे 4b से, और 4b इज बाउंड बाय C4 बाइंडिंग प्रोटीन MCP CR1, और वो फर्दर क्लीव होगा प्रोटीज I से इनएक्टिव फॉर्म्स में, जो हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो ये इन दोनों में से कोई भी डिपिक्शन जो आपको ज़्यादा इजी लगे आप याद रख सकते हैं। फिर ऑल्टरनेटिव पाथवे में क्या हो रहा है? ऑल्टरनेटिव एक सेकेंड, लेक्टिन पाथवे का भी आपको बता दें इसी में कि लेक्टिन पाथवे भी जो है वो C4 को क्लीव करता है C4b और C4a में। तो अल्टीमेटली दोनों पाथवेज क्लासिकल लेक्टिन पाथवेज जो हैं वो ये बनाते हैं C3 कन्वर्टेज। तो इसके आगे से किस तरह से इनहिबिशन हो रहा है या साइकिल आगे बढ़ रही है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो रहा है, वो कॉमन है। खाली इनिशियल स्टेजेस पे वो दोनों सिस्टम क्लासिकल एंड MBL पाथवेज आपस में डिफरेंट है। तो यहाँ से चूँकि कॉमन है इसलिए अलग से उसका नाम शुरू में मैंने नहीं लिया था, लेकिन उसका भी रेगुलेशन इसी से होगा। नाउ ऑल्टरनेटिव पाथवे में C3 कन्वर्टेज क्या है जो कि C3 पे अटैक करेगा? वो है C3b और कैपिटल BB। अब यहाँ पे भी CR1 MCP DAF है सेल सरफेस पे। यहाँ पे एक सीरम प्रोटीन एक और है, सीरम H, फैक्टर H। यहाँ पे ये होगा कि डिसोसिएशन हो जाएगा BB का, और फिर C3b जो बचा है उसके लिए फैक्टर H क्या करेगा? देखिए, फैक्टर H का फंक्शन पहले पढ़ लेते हैं। फैक्टर H competes with factor B for binding to C3b on cell surface. It binds to C3b in alternative pathway C3 convertase and prevents further activation. यहाँ पे ये इस कन्वर्टेज से बाइंड हो जाता है। Once H binds C3b, factor I cleaves C3b. So H is cofactor of factor I mediated cleavage of both C3b and C4b. तो वहाँ पे भी काम कर सकता है, यहाँ पे भी काम कर सकता है। IC3b, अब इस केस में ये जो फैक्टर H है ये फर्दर क्लीव करता है BB को। BB जो है वो क्लीव होके IC3b, C3c, C3d में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो IC3b है और C3d है, हैव इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। इनकी डिटेल्स अभी हम नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन ये क्या है कि C3b के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स है और दे हैव सम सर्टन और वेरी इंपॉर्टेंट biological role in our body. तो दिस इज हाउ ऑल्टरनेटिव पाथवे इज रेगुलेटेड। इसका दूसरा डिपिक्शन ये है कि CR1 DAF MCP ये सारे जो हैं, और ये दिस इज फैक्टर H, ये सारे मिलके आगे एक्टिवेशन को रोकने के काम में आते हैं। लेकिन अगर ये मेमेलियन सरफेस पे जब इनका काम ख़त्म हो जाता है तो फिर ये इस तरह से क्लीवेज करते हैं और पैथोजन पे जो है कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स नहीं होती, तो
एक और फैक्टर काम करता है यहाँ पे, फैक्टर पी, प्रोपर्डिन कहते हैं इसको। ये जो है, ये सारी बाइंडिंग हो रही है यहाँ पे इसके सरफेस पे, उसको और स्टेबलाइज करता है। और C3b कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रांगली एक्टिवेटेड, स्टेबलाइज्ड। तो ये स्टेबलाइजेशन दिखा रहे हैं कि फैक्टर पी जो है वो माइक्रोबियल सरफेस पे C3 कन्वर्टेज को स्टेबलाइज करता है, जबकि होस्ट सरफेस पे वो पी जो है वो जुड़ता नहीं है, उससे पहले ही यहाँ पे इस तरह का क्लीवेज हो जाता है। दिस इज हाउ ऑल्टरनेटिव पाथवे इज कंट्रोल्ड। नाउ रेगुलेशन ऑफ C5 convertase. C5 convertase of classical or lectin pathways are same, C4b, 2a, 3b, जबकि alternative pathway में C3b, capital B, B, 3b है। C5 convertase cleaves 5 to 5a and 5b, ठीक है, ये cleaved है C4, 2b, 3b, C3b and BB और 5b, ये यहाँ पे ये जुड़ता है। अगर नहीं ज़रूरत है तो कंट्रोल की ज़रूरत है, मैमेलियन सेल नहीं चाहता है कि वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो, तो उसके पास CR1 है और H है जो डिस्प्लेस कर देते हैं C3b को उस असेंबली में से, और CR1 and H act as factors in cleavage of C3b by I। तो यहाँ पे इस स्टेज पे भी अगर आगे तक बन भी गया है कुछ, C5 स्टेज तक हो भी गया है, तो अगर ये मेमेलियन सरफेस है तो फिर ये सिमिलर कंट्रोल फैक्टर्स जो हैं उसको उस असेंबली को जुड़ा नहीं रहने देंगे और उसको क्लीव कर देंगे। सिमिलर सॉल्युबल एंड surface bound factors work together to cleave the assembly. Now formation of membrane attack complex, इसको और भी नाम दिए गए, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल और लाइटिक कॉम्प्लेक्स। तो ये बनता कैसे, पहले उस कैस्केड को देख लें कि C5b जैसे ही जुड़ता है मेम्ब्रेन सरफेस पे 6, 7, 8 आके इससे जुड़ जाते हैं, फिर 9 आके जुड़ना शुरू होता है और पॉली 9 आके इस तरह की एक असेंबली बना के एक पोर बना देता है और सरफेस में ये आर पार जाती है और वाटर आयंस वगैरह अंदर जाने लगते हैं, जिससे कि सेल सरफेस क्लीव हो जाती है। तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब इसका रेगुलेशन देखते हैं। द टर्मिनल कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म अ मेम्ब्रेन पोर। अभी देखा हमने कि कैसे बनता है द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। CD59 prevents final assembly of membrane attack complex at the C8 to 9 stage। यहाँ पे C5, 6, 7, 8 ये तो जुड़ गए हैं, लेकिन 8 के आगे जो 9 को जोड़ना है उसको रोकने के लिए CD59 क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन 59 नंबर का जो है वो खुद अटैच हो जाता है और C9 की असेंबली नहीं होने देता है कि इस तरह का पोर बने। तो C5 बाइंडिंग टू सेल सरफेस इज रिलेटिवली नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक है, पहले भी बोला मैंने कि इट कैन अटैच ऑन इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड सेल्स ऑल्सो। तो जो नॉर्मल मेमेलियन सेल्स हैं उन पे भी ये असेंबली इस तरह से बन सकती है, या माइक्रोबियल सरफेस पे जाके ये अटैच हो सकता है। इसलिए माइक्रोबियल मेमेलियन सरफेस पे इसका रेगुलेशन रिक्वायर्ड है, जो कि फ्लूइड फेज प्रोटीन्स और सेल सरफेस बाउंड मॉलिक्यूल्स से होता है रेगुलेशन। तो फ्लूइड फेज में प्रोटीन्स लाइक S protein, vitronectin and SP40 are there,
फ्लूइड फेज में, जो कि क्या करते हैं, बाइंड टू हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ 5 C5b6, C5b67, C5b678 and C5b6789 and prevents interaction with the membrane. वो मेम्ब्रेन से इंटरेक्शन ही नहीं होने देते हैं क्योंकि वो खुद बाइंड हो जाते हैं, वहाँ पे ऐसी प्रोटीन्स प्रेजेंट है या ऐसे सॉल्युबल फैक्टर्स प्रेजेंट है. और सेल सरफेस बाउंड रेगुलेटर इज CD59, which prevents lysis by binding to 5 to 6 to 8, माने कि वो अलग अलग on the cell surface and prevents polymerization of C9. तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को रोकने के लिए बहुत फ्लूइड फेज inhibitors are available and cell surface molecules are there which mediate this regulation. इसकी एक समरी है आपके याद करने के लिए. C1 इनहिबिटर है जो एक्टिवेटेड C1R और S को बाइंड करती है और C1Q से अलग कर देती है, या MAS1 और MAS2 से बाइंड करती है और उसे MBL पार्ट से अलग कर देती है लेक्टिन पाथवे में. C4 बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि C4 को बाइंड कर लेती है और C2B को अलग कर देती है, डिसोशिएट कर देती है, कोफैक्टर फॉर C4B क्लीवेज बाय I. ये कोफैक्टर है. कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 ये सेम तरह से कोफैक्टर का काम करता है. वो C4B को बाइंड करता है और 2 को डिस्प्लेस कर देता है, और C3B डिस्प्लेसिंग BB, कोफैक्टर फॉर I. तो ऑल्टरनेट और क्लासिकल पाथवे दोनों में काम करता है. फैक्टर H जो है वो C3B को बाइंड करता है, BB को रिप्लेस करता है, और कोफैक्टर 1 के लिए दिस इज कोफैक्टर फॉर I प्रोटीज. और फैक्टर I खुद जो है वो सेरीन प्रोटीज है दैट क्लीव्स C3B and C4B aided by H, MCP, C4 binding protein और CR1. Decay accelerating factor है membrane protein that displaces BB from C3B and 2B from 4B. Membrane cofactor protein MCP that promotes C3B and C4B inactivation by I. And CD59 prevents formation of membrane attack complex on autologous or allogenic cells widely expressed on membranes. So this was the gist of all receptor fluid phase and cell surface bound inhibitors or regulators of complement activation. So I hope this will help you. Thank you.